शिवम अरोड़ा फ्रॉम फंडू ट्यूटर। सो स्टूडेंट, जैसे कि आज हमारा लेक्चर नंबर 5 आ रहा है। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज, उसकी एप्लीकेशन, उसके ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, उसके मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपका कोई स्टेटमेंट है तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कीजिए। उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जैसे कि बच्चों, हम जानते हैं कि हम नीट 2023 को टारगेट कर रहे हैं और एरर्स ना करें नीट 2023 के लिए, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने एक फैसला ले लिया है कि इस बार हम लोगों ने नीट 2023 क्रैक करना ही करना है। जिनका अच्छा नहीं हुआ पेपर, वो बस एक प्रण ले लो कि बस नीट 2023 इज माइन। ठीक है, उसके लिए फंडू ट्यूटर शिवम अरोड़ा आपके साथ है और रेगुलरली वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमारा +2 का बैच भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स का। उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आपके पास आ जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी हमारे चैनल के ऊपर। और कहीं भी किसी भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए तो बेटे आप काइंडली हमको मैसेज करिए, कमेंट करिए और उसके ऊपर आपका वीडियो बन के जरूर आएगा फंडू चैनल के ऊपर। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग शुरू करते हैं बच्चे। आज का हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एरर? एरर क्या होता है? एरर का मतलब होता है गलती। एरर्स का मतलब क्या होता है? गलती। तो गलती किसी से भी हो सकती है यार, गलती मेरे से भी हो सकती है पढ़ाते वक्त, कभी ना कभी गलती आप लोगों से भी हो सकती है। ठीक है ना, गलती उस इंसान से भी हो सकती है जो 15-20 साल से एक ही काम कर रहा है। यार ह्यूमन ना, तो गलती किसी से भी हो सकती है मैयर करते वक्त। जैसे कोई दुकानदार है, अगर वो कोई चीज तोल रहा है, ठीक है, वो उसने 1 किलो मतलब 1000 ग्राम तोलना है और मे बी मशीन में प्रॉब्लम है और वो 990 हो रहा है। मशीन के ऊपर जो नंबर आए हैं प्लेट के ऊपर वो कौन से आ रहे हैं? 1000, बट एक्चुअली में जो वेट दूसरी मशीन के ऊपर कर रहा है तो वो 990 आ रहा है। तो वो किसका गलती हुआ? वो बंदे का गलती तो नहीं ना हुआ, वो गलती हुआ मशीन का। अब कई दुकानदार ऐसे होते हैं कि जो जानबूझ के कम वेट तोलते हैं, ठीक है ना, तो वो एरर किसका हुआ? वो एरर हुआ पर्सनल एरर उस बंदे का जो गलत कर रहा है। ठीक है ना, मतलब एरर जो है वो किसी भी बंदे से हो सकता है। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, ठीक है ना, आपने कोई ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बट आप अपने फ्रेंड के साथ बहुत मस्ती कर रहे हो लैब के अंदर, तो गलती होना तो होनी है ना बेटा, गलती तो होनी होनी है। सो गलती किसी से भी हो सकती है, वो किसी भी वे से हो सकती है और उसके बहुत सारे वे हैं, एक वे नहीं है। और वो सारे वे जो हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बड़ी मजेदार चीज आने लगी है इसमें। अभी हम लोगों ने सिग्निफिकेंट नंबर्स भी करने हैं और राउंडिंग ऑफ भी करवाना है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट नंबर और राउंडिंग ऑफ जो नीट के स्टूडेंट जिन्होंने इस बार पेपर दिया है उनको पता है कि क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशन से आए थे, उनमें से एक क्वेश्चन था एरर्स में। तो ये वीडियो देखने से ही आपके 4 मार्क्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो सबसे पहले हमारे पास जो आज का टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एरर। वो आ रहा है एरर्स। अब एरर होता क्या? द एरर इज अ मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू क्या होती है और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। सपोज करिए कि मैं कहता हूँ किसी बंदे का जो वेट है ना वो है 100 kg। कितना वेट है? 100 kg एक्चुअल में वेट। और वो मशीन के ऊपर मेजर कर रहा है तो वो आ रहा है 99.9 kg। तो डिफरेंस कितना आ गया? 0.1 kg का बेटा आप लोगों के पास डिफरेंस आ गया। अब गलती किसका हुआ? उस बंदे का हुआ या जिस मशीन के ऊपर हम उसको मैयर कर रहे हैं उसका हुआ? ऑब्वियस है कि जिस मशीन के ऊपर हम लोग मैयर कर रहे हैं ना उसका गलती है ये। किसका गलती है? उस मशीन का गलती है कि जो सही तरह से जो है मैयर नहीं कर सका उस वेट को, उसके मास, समझ गए, उसके मास को सही तरह से मैयर नहीं कर सका। तो ये वाला जो हमारे पास एरर हुआ ये हुआ इंस्ट्रूमेंटल है, वो भी हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो मतलब ट्रू वैल्यू और मैयर्ड वैल्यू सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि ट्रू वैल्यू वो होती है जो एग्जैक्ट होती है।
और मैयड वो होती है जो हम लोग मैयड करते हैं, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ जाता है ना, उसको कैटेगराइज किया जाता है एरर्स। किससे कैटेगराइज किया जाता है? एरर से। एरर माइंड में बैठ गया कि एरर क्या होते हैं, क्लियर है? चलो, अब इसकी एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। आपका सपोज करिए कि आपके टोटल नंबर एग्जाम में बन रहे हैं 100। सर मजाक कर रहे हो यार, नमक छिड़क रहे हो? अरे सपोज करने में क्या आता है यार, फिजिक्स। लेट अस सपोज 100 मार्क्स है, ठीक है, आपके 100 मार्क्स बन रहे हैं, पर टीचर ने आपको 99 दे दिए। कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गया कहीं ना कहीं, एक मार्क्स नहीं काउंट हुआ गया, कोई बात, हो सकता है, बंदा है यार, ठीक है ना? तो 100 माइनस 99, ट्रू वैल्यू कितना है आपका? 100, पर मैयड कितना गिरा गया? 99। तो उन दोनों में से जो डिफरेंस निकला 1 का, वो क्या होगा? वो होगा ह्यूमन है। इसका एरर होगा ह्यूमन है। समझ गए? तो एरर किसी से भी कहीं भी किसी भी वक्त अक्कर हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सिस्टमैटिक एरर? सिस्टमैटिक एरर होता क्या है यार? क्या होता है सिस्टमैटिक एरर? सिस्टमैटिक एरर हमारे पास वो वाला एरर है जो वन डायरेक्शन में जाता है। सिस्टमैटिक एरर हमारे पास वो वाला एरर है जो वन डायरेक्शन में जाता है। वो आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है और आइदर नेगेटिव भी हो सकता है। आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है, आइदर नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे हम बोलते हैं कि यार ट्रू वैल्यू 99 है और मैयड वैल्यू जो है वो 100 है, तो कितना आ गया हमारे पास एरर? -1। और उसी का वाइस एंड वर्सा केस अगर हम ये सपोज करें कि ट्रू वैल्यू 100 है और मैयड वैल्यू 99, ट्रू वैल्यू 100 है और मैयड वैल्यू 99 है, उस केस में वो पॉजिटिव होगा। उस केस में वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो उस तरह के एरर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिस्टमैटिक एरर, जो आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ट्रू वैल्यू जो है वो बड़ी है या छोटी है। अगर ट्रू वैल्यू मैयड से बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ट्रू वैल्यू मैयड से हमारे पास छोटी है तो हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बात समझ गए? बात समझ लगी? चलो, सो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया यार, मशीनरी में प्रॉब्लम है। अगर किसी बंदे का वेट 100 किलो है और वो 99 मैयर कर रहा है, तो वो किसी बंदे का नहीं है एरर, वो है उस मशीनरी का एरर। किसका एरर है बेटा? उस मशीनरी का एरर है। सो ये इसका डेफिनेशन क्या होता है कि वो वाला एरर जो इनबिल्ट डिफेक्ट हो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, मतलब वो शुरुआत से ही है, मशीनरी जब बनी है तभी से वो डिफेक्ट जो है वो अकर हो रहा है, उस तरह के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इंस्ट्रूमेंटल एरर। समझ गए? तो नेक्स्ट एरर है इनपरफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या है? आप लोग ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपको वो वायर्स नहीं लगानी आ रही कि एम मीटर के साथ और वोल्ट मीटर के साथ कौन कौन सी वायर और कैसे कैसे अटैच करनी है। तो क्या करोगे? वो किसका है? वो हमारे पास है लिमिटेशन। किसकी है? एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की है। किसकी है? एक्सपेरिमेंटल। उसमें मशीनरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वायर्स नहीं लगानी आ रही, तो वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट का लिमिटेशन है। और इस तरह के एरर को हम लोग बोलते हैं इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है बेटा पर्सनल एरर्स। व्हाट आर पर्सनल एरर्स? व्हाट आर पर्सनल एरर्स? These errors arises due to the individual bias, lack of proper setting of apparatus or individual carelessness in taking observation without observing proper precautions। तो प्रिकॉशंस हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं कि हम लोग ध्यान से देखें, हमने उसका सही तरह से वायर लगाई है कि नहीं लगाई, हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल से बातें तो नहीं कर रहे, हम हमारा जो है टेक्निक सही है। पर्सनल तो कोई भी हो सकता है, कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हमने वैल्यू गलत लिख ली है, उसका कैलकुलेशन गलत आएगा, हमको जो है केयरलेसनेस है, हमारा दिल ही नहीं कर रहा, फिर भी हम टीचर के डर से वो कर ही जा रहे हैं। तो वो एरर किसका है? वो आपका एरर है, वो मशीनरी का एरर नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का एरर नहीं है, वो आप लोगों का एरर है कि आपकी केयरलेसनेस कितनी है उसके ऊपर। तो इस तरह के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर्स। तो उसके बाद आ गया एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। एक्सटर्नल कॉजेस क्या है? जैसे कि आप कोई भी केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपने वाटर को बॉईल कर रहे हो गर्मियों में, ठीक है, समर में आप लोग वाटर को बॉईल कर रहे हो, जैसे कि 100 डिग्री पे होगा, बट वो लेसर टाइम में होगा अगर हम लोग उसको विंटर में करें।
विंटर में लेट होगा क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशन जो है वो अलग होंगी, समर में जल्दी हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशन जो है वो हमारे पास अलग होगी। तो एक्सटर्नल कंडीशन का जो डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू वाटर के बॉइलिंग के ऊपर भी बेटा इफेक्ट पड़ता है, वाटर के बॉइलिंग के टाइम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो टाइम का जो लैग हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो टाइम का जो लैग हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है बेटा अलग टाइप का रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, द एरर्स व्हिच अकर इनरेगुलरली एंड एट रैंडम इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन। कभी भी इनरेगुलरली अगर कोई यार पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते कई बार माइंड से कोई चीज स्किप कर भी जाती है, उसमें कोई मानने में कोई परेशानी नहीं है, हो जाता है, ये कोई इशू नहीं है। तो इस तरह के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ा तो बार बार रहे हैं बट एक आधी बार कई बार कोई गलती लग गई, तो उस तरह के एरर को हम लोग बोलते हैं बेटा रैंडम है, जो इनरेगुलरली मतलब कभी कभी हो, ठीक है। एरर लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, दिस एरर is arises due to the limitation imposed by the least count of the measuring instrument। जैसे लीस्ट काउंट होता है हमारे पास ना, लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी डिवीजन, किसी भी एक स्केल है जैसे 0 से लेके 10 और उसके बीच में 10 डिवीजन है, और हमने लीस्ट काउंट निकालना होगा तो 10/10 करते हैं कि 10 - 0 बेसिकली अपर माइनस लोअर अपॉन कितनी उसमें डिवीजन है, तो 10/10 कितनी हो गई 1। तो एक जो उसकी स्पाइक आ गई है, जो उसका एक लाइन आई है जहां पर जाके हमने रीडिंग मेजर करी है वो है 1। तो मे बी वो जो आपने लीस्ट काउंट लिया है वो 1.5 हो और आपको ऐसा लगा कि वो 1 आ गया है, तो गलती हुई लीस्ट काउंट की, लीस्ट काउंट गलत लिया गया और उसकी वजह से एरर अकर हो गया। तो इस तरह के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लीस्ट काउंट एरर। इस तरह के एरर को क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर। अब नेक्स्ट आ गया है ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स। मिस्टेक्स मिस्टेक सुनते सारी आपके माइंड में एक चीज आ जाती है, यार ये तो हमारी गलती होनी है, बिल्कुल सही है यार। केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन और ड्यू टू द इनप्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द ऑपरेटर। अगर आपने ऑपरेटर ही सही तरह से नहीं लगाया तो रिजल्ट कहां से आएगा, ठीक है ना। जिसकी शुरुआत गलत है उसका इंजाम भी तो गलत ही होगा ना, उसका एंड भी तो सही कैसे होगा। अगर आपने ऑपरेटर्स की सेटिंग सही नहीं करी तो रीडिंग कहां से सही आ जाएगी यार, समझ गए। सो नो करेक्शन, उसका करेक्शन भी नहीं हो सकता, हम उसको मिनिमाइज भी जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने बेटे अभी आपको एरर्स की टाइप समझाई है कि कौन कौन से एरर्स हम लोग अपनी +1 फिजिक्स में पढ़ते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है जो इस बार नीट का क्वेश्चन में भी बन के आया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है, 0 को छोड़ के सारी 1 से लेके 9 तक सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स 0 को एक्सेप्ट कर। अब 0 कहेगा यार मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मैं भी तो आपकी फैमिली का मेंबर ही हूं, पर 0 को भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा, 0 को भी हम लोग सिग्निफाइड जो सिग्निफिकेंट नंबर मानेंगे, बट उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के विद रिस्पेक्ट टू मानेंगे। ऐसे नहीं मुंह उठा के हर 0 को हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे, समझ गए। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करने के लिए आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो गिवन बिलो। चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत मैसेज कर रहे थे सिग्निफिकेंट नंबर सर कब करवाओगे कब करवाओगे। सो वो घड़ी आ गई है बच्चों, ध्यान से सुनिए कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारी नॉन जीरो डिजिट जो होती हैं वो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने बताया 1 से लेके 9 तक। अब जैसे हमारे पास आ रहा है 13.75, 13.75 उसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है, 1 3 7 एंड 5। सारे सारे क्या हैं, नॉन जीरो हैं, और सारे नॉन जीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें कितने आ गए बेटा, 4 सिग्निफिकेंट आ गए। अब नेक्स्ट आ गया ऑल जीरो बट मीन 2 नॉन जीरो डिजिट। सारी की सारी जीरोस जो नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में लाई कर रही हैं। एग्जांपल ये भी 1 भी नॉन हमारे पास नॉन जीरो है और 5 भी हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। उनके बीच में जितनी भी जीरो आएंगी ना वो क्या मानी जाएंगी, वो क्या मानी जाएंगी, हमारे पास सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। जैसे कि दो समझदार बंदों के बीच में एक बेवकूफ बैठ गया, वो भी क्या बन गया, अकलमंद बन गया, वो भी क्या बन गया, अकलमंद बन गया, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे ऑल जीरो राइट
of the non-zero digit, all zeros right of the non-zero digit. ये non-zero digit है ना 4, इसके right के में क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है. And understood the decimal point are not significant. decimal point significant नहीं होता है, सही है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें 86400, अब राइट ऑफ द नॉन जीरो आ रही है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है वो वाली जीरो. अगर हम लोग 864 है ना, तो 4 के राइट में जितनी जीरोज आएंगी वो हमारे पास नहीं सिग्निफिकेंट होंगी, बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी. तो इसमें कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा, 3. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3 है. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3 है. बट अगर ये यही फिगर हमारे पास आ जाए और हमको मेजर्ड क्वांटिटी दे दी जाए, मेजर्ड क्वांटिटी मतलब किलोमीटर, मीटर, सेकेंड्स आ जाए हमारे पास, कोई उसका वेट आ जाए, तो वो सारी सिग्निफिकेंट मानी जाती है. एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो 86400, उसके साथ क्या आ गया है, सेकंड लग गया, मतलब मेजर्ड क्वांटिटी लग गई. तो मेजर्ड क्वांटिटी जब किसी के साथ लग जाती है तो वो क्या बन जाती है, सिग्निफिकेंट बन जाती है. तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए प्यारे बच्चों, कितने सिग्निफिकेंट आ गए, 5. कितने सिग्निफिकेंट आ गए, 5. अगर कोई सिंपल इंटीजर टर्म दे रखी है तब 3 रहेंगे, बट अगर उसके साथ मेजर क्वांटिटी लगा दी गई है तो वो भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, ठीक है. अब हम फोर्थ रूल पढ़ेंगे, ऑल जीरोस राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट. ध्यान से सुनना, ऑल जीरोस राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, बट डेसिमल के लेफ्ट हो तो वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा. जैसे ये डेसिमल लगा ना, जीरो नॉन जीरो के राइट और डेसिमल के लेफ्ट, पिछले में क्या था, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नॉन जीरो के राइट का बात चल रहा था, तब सिग्निफिकेंट वो नहीं थे. बट इस केस में हमारे पास नॉन जीरो के राइट में है और डेसिमल के लेफ्ट में है, तो ये वाले सिग्निफिकेंट जो है बेटा वो माने जाएंगे. तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट आ गए, 6. 6, 4, 8, 7 और 0 0. ये 0 0 भी क्यों माने गए हैं, क्योंकि ये डेसिमल के लेफ्ट साइड आ रहे हैं. तो यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर जो है बेटा हमारे पास आ गए हैं. अब नेक्स्ट आ गया, ऑल जीरो राइट टू द डेसिमल पॉइंट. ऑल जीरो राइट टू द डेसिमल पॉइंट वो कौन से होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं. जैसे पहली बात कर रहे हैं तो 1619 है, इसमें तो हमको पता ही है 3 होंगे. अब इसके बाद बात करेंगे 161.0. अब राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट है ना, अब राइट ऑफ द ये राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो ये वाले सिग्निफिकेंट माने जाएंगे. मतलब इसमें कितने हो गए, 4. और अगर ये इसमें कितने हो गए, नेक्स्ट वाली में 2 जीरोस आ रही हैं राइट ऑफ द डेसिमल, तो ये भी क्या हो गए प्यारे बच्चों, 5 सिग्निफिकेंट. सो डेसिमल के राइट में जितनी जीरोस आएंगी वो सारी की सारी क्या मानी जाएंगी प्यारे बच्चों, हमारे पास सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी. क्या मानी जाएंगी, सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी. और इसके बाद आ रहा है ऑल जीरो राइट ऑफ द डेसिमल. सारी जीरो डेसिमल के राइट आ जाए, बट लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट. डेसिमल के राइट, डेसिमल के राइट आ जाए और लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाती हैं. अब देखिए लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट आ रही है ना, इसके किसके लेफ्ट आ रही है, नॉन जीरो के. किसके लेफ्ट आ रही है, नॉन जीरो के. उसने बोला ना लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएंगी. तो इसमें भी 1, सॉरी इसमें भी 3, इसमें भी 3. तो दोनों में सिग्निफिकेंट कितनी आ गई बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो आ रही हैं, 3 सिग्निफिकेंट जो है बेटा वो आ रही हैं. अब लास्ट रूल हमारे पास आ रहा है 7th नंबर रूल, जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं वो डिपेंड नहीं करती कि हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसा ले रहे हैं, मतलब मीटर, किलोमीटर, चाहे हम सेंटीमीटर लें तो सिग्निफिकेंट उतनी की उतनी रहती है. जैसे 16.4 मीटर इसमें सेंटीमीटर है, उसमें भी 3 रही. 0.164 मीटर है, इसमें भी 3 रही. 0.000164 किलोमीटर है, उसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट रही हमारे पास, उसमें भी कितनी रही प्यारे बच्चों, 3 ही रही. 3 ही रही. मतलब ये नहीं है कि अगर आप किलोमीटर में मेजर कर रहे हो तो उसका सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगा, मीटर में मेजर कर रहे हो तो उसका सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगा, आपने सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो तो उसका जो है वो सिग्निफिकेंट चेंज है. सिग्निफिकेंट नंबर हमेशा सभी के क्या रहते हैं प्यारे बच्चों, सेम रहते हैं. सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होते यूनिट्स के चेंज होने के साथ. अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, significant figures is the sum or difference of two numbers. अब दो क्वांटिटीज हम लोगों ने ली और सिग्निफिकेंट अब ढूंढना है, जब उन दो क्वांटिटी को प्लस करेंगे या उन दो क्वांटिटीज को
माइनस करेंगे। तो देखो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो रिपोर्टेड होगा सेम नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस जो ओरिजिनली मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस पे पड़ा होगा। मतलब जैसे कि हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास एक टर्म है 1.47 और एक है 1.1, तो जब इन दोनों को सम करोगे ना तो सिग्निफिकेंट फिगर आप लोगे पॉइंट के बाद ओनली 1। क्यों? क्योंकि जितने मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपके पास गिवन होंगी उतने ही वो रिजल्ट में आपने लेना है, उतना ही आपने जो है वो रिजल्ट में लेना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ही आपको करवा देता हूं कि जैसे मेरे पास एक x है 12.857, ठीक है, और मेरे पास y आ रहा है 12.5। एक मेरे पास कौन सा है 12.857 और दूसरा कौन सा है 12.5। और अगर इन दोनों को मैं सम कर लेता हूँ बेटा, अगर मैं इन दोनों को सम या सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, चलो मैं सब्ट्रैक्शन से शुरू करता हूँ। अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 0.087। क्या आ रहा है 0.087। और देखो ध्यान से कि इसमें पॉइंट के बाद कितनी है टर्म, इसमें पॉइंट के बाद टर्म्स है 3 और इसमें कितनी है 1। तो मतलब जितनी मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट होंगे ना आपने उतना ही सिग्निफिकेंट लिखना है। अब पॉइंट के बाद आनी चाहिए 1, पॉइंट के बाद क्या आनी चाहिए 1, तो हमारे पास क्या है 0.087। तो यहाँ पर मैं इसको अगर डेसिमल मेरे पास ग्रेटर देन 5 है ना, तो मेरे पास कितने डेसिमल प्लेस तक इसको मैं करूंगा सिग्निफिकेंट 1 तक। तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 टर्म आनी चाहिए, तो 0.087 को अगर मैं सिग्निफिकेंट नंबर की टर्म में लिखूं तो 0.08 को मैं कैसे लिख सकता हूं 0.1। क्यों लिखना है मैंने, क्यों मैंने पॉइंट के बाद सिर्फ एक फिगर लिया है, क्योंकि उसका रूल ये है कि मिनिमम नंबर तक लिखना है, मिनिमम नंबर तक आपने लिखना है जितने आपको गिवन होंगे। जैसे इसमें मेरे पास एक वैल्यू थी 12.857 और दूसरी कौन सी 12.5। तो हमारे पास जो 5 है ना वो मिनिमम पॉइंट के बाद डेसिमल है, ठीक है ना, मिनिमम पॉइंट के बाद एक टर्म आ रही है, एक सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है, तो आपने उतना ही आंसर में भी बेटा लिखना है, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग बात करेंगे अगर सिग्निफिकेंट फिगर प्रोडक्ट की बात करें यार, प्रोडक्ट या क्वोशंट, मतलब अब इसी तरह से हम लोग अगर इसको डिवाइड भी करें ना तो फिर भी डिवाइड करने के बाद भी आपने ये देखना है कि आपने किस मिनिमम नंबर ऑफ टर्म डेसिमल के बाद कितनी आ रही है। उसको आप सिग्निफिकेंट नंबर क्या 1 तक लिख दो, अगर 2 आ रही है तो 2 तक लिख दो, 3 आ रही है तो 3 तक लिख दो, ठीक है। तो आपने इसमें ये ऐसा करना है कि अगर आपके पास पॉइंट के बाद सपोज कर लीजिए एक टर्म है आपके पास 1.1 और एक आपके पास है 1.01, तो आपने जो फाइनल रिजल्ट बनाना है उसमें पॉइंट के बाद दो फिगर्स लगानी है, सॉरी 1 लगानी है। क्यों? क्योंकि आपके पास पॉइंट के बाद सिर्फ टर्म कितनी डिजिट्स आ रही है 1 आ रही है। तो मिनिमम कितनी, जितनी मिनिमम आएंगी आपने उतनी लगा देनी है, जितनी मिनिमम आएंगी बेटे आपने उतनी लगा देनी है। और मैक्सिमम लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, समझ गए? पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स आएंगी आपने उतनी वहां पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट काम चलने लगा हमारा राउंडिंग ऑफ वाला। राउंडिंग ऑफ में बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या, ये तो बड़े सिंपल सिंपल भी हैं, वैसे आप लोगों ने पढ़े भी हैं अपनी जूनियर क्लासेस में, पहले वाला तो आपने पढ़ा हुआ। इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, if the digit is dropped smaller than 5 then the preceding digit remain unchanged। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं 7.82। अब ये लास्ट वाला डिजिट देखो 5 से छोटा है, लास्ट वाला डिजिट जो है वो 5 से छोटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि उसने बोला है कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो अनचेंज रहेगा, तो अगर 5 से छोटा है तो इसका आंसर आ जाएगा 7.8। कितना आ जाएगा 7.8। और नेक्स्ट करेंगे इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड, इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड ग्रेटर देन 5, इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो इंक्रीज्ड किससे होगा? प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं कि 6.87, तो ये है 7 और इसके पहले वाला में क्या होगा 1 प्लस, क्योंकि जो 7 है वो 5 से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों 6.9। कितना आंसर आ जाएगा 6.9। अब नेक्स्ट है इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड इज 5,
और फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, followed by non-zero digit, then the preceding digit is increased by 1, then the preceding digit is increased by 1। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करेंगे कि 16.351, 16.351। अब देखो ड्रॉप किसके ऊपर कर रहा है, 5 के ऊपर, और उसका अगला नंबर भी कौन सा है, फॉलोड है, नॉन जीरो, तो वो फिर क्या होगा, इंक्रीज्ड बाय 1, तो इसमें 3 में इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके राउंडिंग ऑफ करके कितना आंसर आ गया, 16.4। कितना आ गया, 16.4। फोर्थ रूल करेंगे, इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड इज 5, इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड टू बी 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो रिमेन अनचेंज रहेगा अगर उसका पहला नंबर क्या है, इवन है। उसका पहला नंबर क्या है बेटा हमारे पास, इवन है। ठीक है, सो देखिए अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे कि 3.250 नंबर का 5 है, ठीक है, और पर उससे पहले वाला क्या है, इवन, मतलब 2 है, क्या है, 2 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.2। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 3.2। so if the digit is dropped is 5, then the preceding digit is left unchanged if it is even। तो अगर वो पहले इवन है, पहले वाला नंबर इवन है, तो वो अनचेंज रहेगा, अनचेंज रहेगा, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 3.2। अब if the digit is dropped is 5, then the preceding digit is increased by 1 if it is odd, if it is odd। तो यहां पर अगर मैं लिख देता हूं 3.750, 3.750, तो डिजिट कहां लाई कर रही है, 5 के ऊपर, तो उसके पिछले वाला क्या है, ऑड है, उसके पीछे वाला क्या है, ऑड है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, इंक्रीज बाय 1 होना था ना, तो कितना आ जाएगा, 3.8। कितना आ जाएगा, 3.8। तो बेटा ये सारे रूल्स हमारे पास क्या थे, राउंडिंग ऑफ के, मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आपको करवा दिए, उसके मैंने आपको टाइप्स भी सारी बता दी, उसकी एग्जांपल्स लेके समझा दी, एरर्स भी कर लिया। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा बेटा, वो मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ही लेके आऊंगा, जिसमें आपको मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इजी टू हार्ड जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ के, जो बड़े ही पूछे जाते हैं, बड़े फ्रिक्वेंटली एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। सो जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपकी तरह फैला दो, ताकि हिंदुस्तान या बाहर बैठे जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ से यूट्यूब से आराम से इस +1 की क्लास को शुरू कर सके, और +2 क्लास भी जो है वो मैं बहुत जल्दी शुरू कर रहा हूँ। तो बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर जल्दी जल्दी शुरू कर दो, वो बेटा आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, बहुत जल्दी जो है वो मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, जय जवान जय।